जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रैक्टिस सेट में। तो हम लेके आए हैं आपके लिए एनडी और सीडीएसई का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। आइए स्वागत करते हैं पहले सवाल का स्क्रीन पर आपके सामने। सवाल पूछा गया है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रोडक्ट बाय साउंड वेव। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो लाइट वेव है और जो आपकी साउंड वेव है, ठीक है, इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि लाइट वेव कैन शो पोलराइजेशन, यहाँ पर ध्रुवण की घटना हो सकती है, लेकिन साउंड वेव में पोलराइजेशन नाम की कोई भी घटना नहीं होती। जबकि साउंड में इंटरफेरेंस हो सकता है, लाइट में भी इंटरफेरेंस हो सकता है, साउंड में रिफ्लेक्शन हो सकता है, लाइट में भी रिफ्लेक्शन हो सकता है, साउंड वेव रिफ्रैक्ट भी कर सकती है और लाइट वेव भी रिफ्रैक्ट कर सकती हैं। द ओनली डिफरेंस बिटवीन लाइट वेव एंड साउंड वेव इज़ कि लाइट वेव पोलराइजेशन शो करती हैं और साउंड वेव पोलराइजेशन शो नहीं करती। तो आपका सही जवाब होगा, जो मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में, वो क्या है? आपका पोलराइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाता है ए। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछा जा रहा है, सोनार इज़ मोस्टली यूज्ड बाय। देखिए, सोनार क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम होता है और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है नेविगेटर्स के द्वारा, यानी कि नाव चालक, यानी कि जो नौका चलाते हैं, समुद्र में गोते लगाती है नौका, तो समुद्र की गहराई को जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सोनार। और ये बात भी आप याद रख लीजिएगा कि सोनार काम करता है इको लोकेशन के कंसेप्ट पर। किसके कंसेप्ट पर काम करता है? इको लोकेशन के कंसेप्ट पे काम करता है, यानी कि हिंदी में कहेंगे तो ये प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऐसा सवाल भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा डी, यानी कि नेविगेटर्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और देखिए सवाल क्या पूछा गया आपसे। सवाल है कि अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी। तो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी आपको दी है 2 किलो हर्ट्स, तो यानी कि इसको लिख लेंगे हम 2000 हर्ट्स। और बोला गया है कि इसका जो वेवलेंथ है वो 35 सेंटीमीटर है। तो 35 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 35 इंटू 10⁻⁻² मीटर। कहा गया है कि इफ़ एन ऑब्जर्वर इज़ एट 1.4 किलोमीटर, तो एक ऑब्जर्वर है और वो कितना डिस्टेंस पर है? 1.4 किलोमीटर। तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1400 मीटर। फ्रॉम द सोर्स, यानी कि स्रोत से दूर खड़ा है। आफ्टर व्हाट टाइम इंटरवल कुड द ऑब्जर्वर हेयर द साउंड, तो कितने देर के बाद उसको साउंड सुनाई देगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे साउंड का स्पीड, और साउंड का स्पीड v इज इक्वल टू होता है f इंटू लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी आपको दी है कितना? 2000, और आपकी जो लैम्डा है वो 35 इंटू 10⁻⁻² है। तो आप देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो यहाँ ख़त्म हो जाएगी, और 35 इंटू 2 यानी कि 70, तो यानी कि 700 मीटर पर सेकेंड। अब फॉर्मूला यूज़ करेंगे, t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आपको दिया है कितना? 1400 मीटर, और ये है आपका कितना? 700। तो यानी कि 2 सेकंड के बाद उसको साउंड सुनाई देगा। तो क्वेश्चन का आंसर होगा 2 सेकंड। तो लीजिए, क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है, 2 सेकंड इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला सवाल आपका इंतजार कर रहा है। तो सवाल पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रेज इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। तो देखिए, मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा आपको बता देता हूँ। तो इसका याद करने का तरीका है, रेडियो चली एमआई के फ़ोन में, इंडिया हुआ रंगीन, और यूवी गया एक्सरे कराने गांव। यानी कि आर फॉर रेडियो वेव, एम का मतलब माइक्रोवेव, आई का मतलब इंफ्रारेड, वी का मतलब विजिबल, यूवी का मतलब अल्ट्रावायलेट, और एक्स तो एक्स है ही है, और जी फॉर गामा। तो अब आपको बताना है कि जो ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन में कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है बीटा रेज एंड गामा रेज, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, सॉरी आपको बताना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है जो कि है डी ऑप्शन, जो मैंने लिस्ट आपको बनवाई है अभी, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग एक्स रे और गामा रेज दोनों किस कैटेगरी में हैं? दोनों की दोनों जो है आपकी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। तो आंसर होगा आपका डी। सो डी इज़ द राइट ऑप्शन, डी पे मार्क कर दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला सवाल आपका इंतजार कर रहा है। द ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ अ ह्यूमन ईयर, यानी कि मानव के कान की जो श्रव्य आवृत्ति की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, यानी कि हम किस फ्रीक्वेंसी से किस फ्रीक्वेंसी तक सुन सकते हैं। तो जी हाँ, आंसर होगा 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, यानी कि 20 से 20,000
हर्ट्ज तक की आप साउंड को सुन सकते हैं। तो इसलिए आंसर जो होगा वो होगा आपका डी इज़ द राइट ऑप्शन। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है। बोला है कि उत्तरी ध्रुव पर एक प्रयोगशाला में दोलन करने वाले एक साधारण लोलक का आवर्तकाल 4 सेकंड है ना। उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल की बात की जा रही है यहाँ पर। तो नॉर्थ पोल पर आपसे कह रहा है कि एक पेंडुलम है और वो पेंडुलम क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, वो पेंडुलम क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है और उसका ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 4 सेकंड है। तो कह रहा है कि पृथ्वी के घूर्णन को ध्यान में रखते हुए भूमध्य रेखा पर प्रयोगशाला में इसके लोलक के दोलन करने का आवर्तकाल क्या होगा, यानी कि अगर हम इसको इक्वेटर लाइन पर ले आएँ तो तब टाइम पीरियड पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा एजुकेट करता हूँ। जो अर्थ की शेप है वो कुछ इस तरह की है। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग इलिप्टिकल शेप है इसका। और इक्वेटर लाइन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये इक्वेटर लाइन होगी, इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। और ये वाली जो लाइन होगी इसको हम कहेंगे पोलर, ये इसकी एक्सिस होगी। ठीक है, जो कहाँ से पास होती है, जो पोल से पास होगी। अब आप रेडियस की अगर कहानी सुनना चाहें तो देखिए, यहाँ इक्वेटर पर रेडियस ज़्यादा होता है और पोल पर रेडियस क्या होता है, कम होता है। आपको पता है कि G इज इक्वल टू क्या होता है, GM/r² होता है। ठीक है, तो यानी कि इक्वेटर पर रेडियस ज़्यादा होने की वजह से हम क्या कहेंगे कि इक्वेटर पर G की वैल्यू क्या होगी, कम होगी और पोल पर G की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जब आप इसको पोल से इक्वेटर पर लेके आएंगे तो टाइम पीरियड पर क्या असर पड़ेगा। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है T इज इक्वल टू 2π√L/G। यानी कि जब आप इसको पोल से इक्वेटर की तरफ ला रहे हैं तो G की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, G की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और G की वैल्यू डिक्रीज होने से हम कहेंगे कि टाइम पीरियड इंक्रीज होगा। तो पहले अगर 4 सेकंड टाइम पीरियड था तो अब 4 सेकंड से ज़्यादा होगा। तो बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, ग्रेविटेशन का कंसेप्ट और सिंपल पेंडुलम के कंसेप्ट को यहाँ पर फंसाया गया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस क्वेश्चन को बड़े ही खूबसूरत अंदाज से समझा होगा और आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है मोर देन 4 सेकेंड। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, ये कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डिस्टिंग्विश अल्ट्रासाउंड फ्रॉम अ नॉर्मल ऑडियोबल साउंड। देखिए नॉर्मल ऑडियोबल साउंड क्या होती है। नॉर्मल ऑडियोबल साउंड हमारी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है ना। तो अगर हम इससे पीछे चले जाएं तो इसको कहेंगे हम लोग इंफ्रासोनिक कहेंगे। क्या कहेंगे, इंफ्रासोनिक। ठीक है, हिंदी में कहते हैं अपश्रव्य ध्वनि। कौन सी ध्वनि, अपश्रव्य। और अगर आप 20,000 से ज़्यादा चले जाएंगे तो इसको कहेंगे अल्ट्रासोनिक कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको अल्ट्रासोनिक कहेंगे, यानी कि हिंदी में कहते हैं पराश्रव्य ध्वनि। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि अल्ट्रासाउंड में और एक नॉर्मल साउंड में क्या अंतर है। तो अंतर सिर्फ क्या है, उनकी फ्रीक्वेंसी का अंतर है। ठीक है, तो अंतर आपसे पूछा गया था, तो क्या अंतर है उनके बीच में, तो उनकी फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति के बीच में एक मुख्य अंतर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपका इंतजार कर रहा है। देखिए ये सवाल भी बहुत ही खूबसूरत है। हालांकि मेरे को लग रहा है ये सवाल जो है रिपीट हो चुका है, लेकिन फिर भी हाँ ये सवाल रिपीट हो गया, अल्ट्रासाउंड और नॉर्मल साउंड। तो इसका आंसर था आपका फ्रीक्वेंसी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वाई इज साउंड इज हर्ड मोर इंटेंसिटी विद मोर इंटेंसिटी थ्रू CO2 देन द एयर। देखिए कह रहा है कि भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसमें साउंड की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ क्यों सुनाई देती है। तो रीज़न है कि जो CO2 होता है उसकी डेंसिटी एयर की डेंसिटी से ज़्यादा है और हम लोग जानते हैं कि डेंस मीडियम में साउंड फास्टर ट्रैवल करता है। ठीक है, इसीलिए रात को साउंड की जो दूर की आवाज़ें वो आपको सुनाई देती है, क्योंकि रात के मौसम में CO2 की जो मात्रा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, जी हाँ, दिन भर मोटर गाड़ी पोंपो करके चलाते हैं तो धुआं जो इकट्ठा हुआ है, जो कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हुई है तो रात को ट्रैप हो गई। तो और पेड़ भी रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, ये बेसिक 8th क्लास का कंसेप्ट है। तो हम कह सकते हैं कि CO2 की जो डेंसिटी है वो नॉर्मल एयर की डेंसिटी से ज़्यादा होती है, जिस वजह से साउंड का स्पीड उसके अंदर ज़्यादा होता है। तो ये आंसर आपका होगा, डेंसिटी ऑफ CO2 इज मोर देन द नॉर्मल एयर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर देखिए, बहुत प्यारा सवाल आपके लिए यहाँ पूछा गया है। आपसे बोला गया है कि हमें एक ट्रांसवर्स वेव दिखाई गई है और हमें बताना है कि कौन सा पेयर ऑफ पॉइंट्स सेम फेज में है। तो सबसे पहले ऑप्शन वाइज चलते हैं। देखिए सबसे पहला ऑप्शन है A और E।
तो ए पॉइंट आपका यहाँ पर है और ई पॉइंट आपका यहाँ पर है, तो ये सेम फेज में इसलिए नहीं है क्योंकि ए पॉइंट के बाद पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा और ई पॉइंट पर पार्टिकल नीचे आया है। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा दोनों एक ही जगह पर, नहीं, दोनों पर 180 डिग्री का डिफरेंस यहाँ पर होगा। चलते हैं बी और जे की तरफ। तो बी पॉइंट आपका यहाँ है और जे पॉइंट आपका यहाँ है, बिल्कुल ठीक है। तो आप देख सकते हैं बी और जे दोनों, ये देखिए ये भी जो है जीरो के बाद ऊपर उठा है और ये भी जीरो के बाद ऊपर उठा है, तो ये सेम फेज में होंगे। डी और जे देखिए, ये डी है और ये जे है, नहीं, डी के बाद वेव नीचे की तरफ आ रही है और जे के बाद वेव ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ भी अपोजिट फेज यहाँ पर होगी। सी और जी देख लीजिए, तो सी पॉइंट आपका यहाँ है और जी पॉइंट यहाँ आपका यहाँ है। ये आपका मैक्सिमम है पॉजिटिव डायरेक्शन में और ये आपका मैक्सिमम है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ पर भी 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? सही आंसर हो जाता है आपका बी एंड जे। उम्मीद करता हूं कि आपने सीखा होगा कि किस तरीके से हम फेज डिफरेंस यह बता सकते हैं कि फेज सेम है या नहीं है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल बोला है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। जी हाँ, ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा बचपन में, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर तो सबने पढ़ा है, लेकिन एक और फॉर्म होती है ओम्स लॉ की जो होती है J इज इक्वल टू सिग्मा ई, जिसे हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ इसको कहा जाता है, ठीक है। और जे क्या है? करंट डेंसिटी, धारा घनत्व, और सिग्मा क्या आपकी कंडक्टेंस है, ठीक है, और कंडक्टिविटी है यानी कि चालकता है, और ई क्या है आपका? वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सही आंसर होगा जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। देखिए डी आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, डी इसका जो है सही आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अगला सवाल क्या कहता है? ये कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल इज। देखिए अगर हम बात करेंगे किसी मेटल की, किसी कंडक्टर की अगर हम बात करते हैं, तो कंडक्टर पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है, जी हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र जब आरोपित किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करते हैं। तो सही जवाब क्या होगा? अपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड। जी हाँ, ए इज़ द राइट ऑप्शन। सही जवाब होगा आपका ए, यानी कि अपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपका इंतजार कर रहा है। जी हाँ, सवाल बोला है कि n आइडेंटिकल सेल हैं और हर एक सेल का EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R दिया गया है। अगर इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप एक जैसे सेल पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट EMF एक के ही बराबर आता है, चाहे कितने भी सेल कनेक्ट कर लें। लेकिन अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा R/N। रेजिस्टेंस तो घटता है लेकिन EMF पर कोई असर नहीं पड़ेगा अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। तो सही आंसर होगा आपका सी इज द राइट ऑप्शन। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल भी आपका इंतजार कर रहा है। तो ये देखिए एक न्यूमेरिकल आपके सामने है और बहुत खूबसूरत सा न्यूमेरिकल। देखिए कैसे करेंगे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व। कह रहा है कि एक सेल है जो कि 6 वोल्ट का है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको 2 ओम दिया गया है। एक दूसरा सेल है जिसका EMF 9 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम है। दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया गया है और अगर इसको 12 ओम के एक्सटर्नल के साथ जोड़ दें तो बताना है कि सर्किट में कितनी करंट पास होगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे पैरेलल में। तो पैरेलल में फॉर्मूला होता है R1R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो पहले सेल का EMF कितना है? इंटरनल 2 ओम और दूसरे का है 1, तो नीचे हो जाएगा 2 + 1 यानी कि ये होगा 2/3। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला याद करें, ये होता है E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। अगर आपने अलग अलग सेल लगाए हैं तब, ठीक है, क्या होता है? E1 अपॉन R1 और प्लस E2 अपॉन R2। तो इसकी वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए। E1 कितना है? 6 है बाई 2 और ये हो जाएगा 9 अपॉन 1, तो यानी कि ये कितना होगा आपका 3 + 9। 3 + 9 कितना हो जाएगा आपका 12, ठीक है। अब E इक्विवेलेंट इज अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 12, मल्टीप्लाई कर दीजिए R इक्विवेलेंट से क्योंकि ये नीचे वाला क्रॉस करेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 12 × 2/3, तो ये जाएगा 3 × 4 = 12, 4 दूनी कितना हो गया आपका 8 वोल्ट आ गया। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको दिया गया कितना? 12 ओम। तो आप चिंता ना करें, आपको पता है फॉर्मूला I = क्या होता है? E इक्विवेलेंट अपॉन एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो E इक्विवेलेंट कितना आपका 8 है
और एक्सटर्नल कितना आपका 12 है और इंटरनल कितना आपका 2/3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, 8 × 3 और नीचे एलसीएम ले लेंगे। सो 12 × 3 कितना हुआ, 12 दूनी 24, 12 36 और 36 और 2 कितना हुआ आपका जो है 38, 38 हो गए। यहाँ पर 2 से काट लीजिए, 2 से 4 बार कटेगा और 2 से जो है ये कितने बार कटेगा, 19 बार कटेगा। तो 4 × 12/19 आपका आंसर आ गया है कि करंट आपको कितना मिलेगा, 12/19। अच्छा उल्टा कर दिया हमने, सॉरी शक्तिमान, ये आंसर आने वाला है 12/19 एम्पियर। ठीक है, तो सवाल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था। तो फॉर्मूले आपको याद करने होंगे क्योंकि तभी आप जो है क्वेश्चन की गहराई तक पहुंच पाओगे। अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कह रहा है कि अगर 2 वोल्ट के 5 सेल को पैरेलल में जोड़ दिया जाए तो आउटपुट वोल्टेज कितना होगा। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर एक जैसे सेल हैं और कितने भी आप क्यों ना जोड़ दें तो आपको जो ईएमएफ मिलता है वो एक सेल के बराबर ही मिलता है। तो सही आंसर क्या होगा आपका, 5 वोल्ट होगा। ठीक है, क्योंकि 2 वोल्ट का थे, सॉरी, तो आंसर कितना होगा आपका 2 वोल्ट होगा। ठीक, चलेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है आपसे, कह रहा है कि द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ सेल विल बी मैक्सिमम व्हेन कनेक्टेड इन। देखिए अगर आपको मैक्सिमम जो है ईएमएफ चाहिए तो आपको सेल को जोड़ देना चाहिए, किसमें, सीरीज में जोड़ देना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ईएमएफ चाहिए तो सवाल का आंसर होगा सीरीज, यानी कि समानांतर क्रम नहीं, श्रेणी क्रम में जोड़ देना चाहिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि व्हेन अ करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इट्स टेम्परेचर। तो देखिए जब किसी भी कंडक्टर के थ्रू जो है करंट को पास करवाया जाता है तो इसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। और सेमी कंडक्टर के लिए अगर हम बात करेंगे, क्योंकि करंट क्या करती है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, और ओम ने यही कहा था कि अगर कोई फिजिकल कंडीशन चेंज ना हो तभी करंट और वोल्टेज के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। लेकिन अगर आप करंट भेज रहे हैं और ज़्यादा करंट अगर आपने भेज दिया और वहाँ टेम्परेचर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो आप सिंपल सी बात समझिए, यहाँ पर ये पूछ रहा ये आपसे कि जब करंट को फ्लो करवाया जाता है तो टेम्परेचर पर क्या असर पड़ता है। तो सही आंसर होगा कि टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो चलिए ठीक है, अजीब सा ये निशान बन चुका है, थोड़ा ठीक कर लेते हैं इसको। तो ये आंसर आपका सही होगा, डी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए कोई बात नहीं, उसी निशान को रहने दीजिए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक 50 मिली हेनरी की एक कॉइल है जिसके अंदर 2 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, तो कितना जूल एनर्जी स्टोर होगा। तो देखिए आप समझिए, एक इंडक्टिव कॉइल की यहाँ बात की जा रही है, एक इंडक्टर की बात की जा रही है। इंडक्टर को हिंदी में कहते हैं प्रेरण कुंडली या प्रेरक कुंडली कहा जाता है। और इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला होता है U = ½ LI²। और L क्या है, इसकी इंडक्टेंस है जो क्वेश्चन में दे रखी है आपको। ठीक है, एक मिनट दोबारा लिखते हैं, ये सब जो है गायब हो गया। चलिए दोबारा लिखते हैं। हाँ, तो U = ½ LI² फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 50 मिली। तो मिली का मतलब है आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए। और करंट आपका कितना है, 2 एम्पियर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो 0 से ये 0 ख़त्म हो गया, 2 से ये आप 4 को कैंसिल कर सकते हैं, 5 दूनी 10, फिर नीचे कितना है आपका 100, 1 0 फिर ख़त्म हुआ। सो 0.1 जूल आपका आंसर होगा। तो सही आंसर तक पहुंच चुके हैं हम लोग और सही आंसर है 0.1 जूल। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपका इंतजार कर रहा है। तो अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अ स्विंगिंग पेंडुलम हैज़ इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन। देखिए अगर आपको कल की क्लास याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम स्विंगिंग पेंडुलम की बात करते हैं तो ये इसकी 2 एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं, ये 2 एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और एक्सेलरेशन 0 होता है, और यहाँ वेलोसिटी 0 होती है और एक्सेलरेशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो अगर स्विंगिंग पेंडुलम की बात की जा रही है तो आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सेलरेशन कहाँ पर मैक्सिमम होगा। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, ये देखिए ऑप्शन देखिए, द 2 एक्सट्रीम ऑफ स्विंग। तो सही आंसर क्या होगा कि 2 किनारों पर जो है, 2 लित्र के छोरों पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल, क्या है सवाल जरा पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ अ मैन इन अ स्टेशनरी लिफ्ट। देखिए जब लिफ्ट रुकी है तो उसका वेट कितना होता है, mg, और व्हेन इट इज़ मूविंग डाउनवर्ड, और जब लिफ्ट नीचे जा रही हो तो वेट होता है mg - a। और इसका रेशियो आपको दिया है 3:2। तो आपसे पूछा जा रहा है कि a की वैल्यू बताइए।
तो सिंपल एम से एम काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 2g इज इक्वल टू 3g माइनस 3a, इसको इधर ले आइए, सो 3a इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका g, सो a की वैल्यू क्या होगी आपकी g/3 होगी। तो सही आंसर आ रहा है आपका g/3। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे फिर आपसे अगले सेशन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक भी कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब का बटन लाल लाल दिखता है दबा दीजिए। ठीक, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।